हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने नेगेटिव इंटरेक्शन को डिस्कस किया था। जैसा आप जानते हैं कि वहां पर हमने प्रेडेशन को डिस्कस किया है। उससे पहले पैरासिटिज्म भी मैं आपको नेगेटिव इंटरेक्शन में पढ़ा चुका हूं। आज हम आगे एमेंसेलिज्म और कंपटीशन की बातें कर कर यहां नेगेटिव इंटरेक्शन को कंप्लीट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले एमेंसेलिज्म पर हम चर्चा करते हैं। एमेंसेलिज्म, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में आपको समझा दिया था कि एमेंसेलिज्म नेगेटिव जीरो टाइप का रिलेशन है। यहां पर एक स्पीसीज को नुकसान हो जाता है और दूसरी स्पीसीज को न फायदा न नुकसान। याद रखिए, यह केमिकल वाला इंटरेक्शन है। यहां पर जो केमिकल सिक्रीट कर रहा है, हो सकता है कि कोई माइक्रोब हो, अरे हो सकता है कि कोई प्लांट हो सकता है, वो यहां पर कोई एनिमल भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। यहां ऐसा कोई हाइब्रिड होता नहीं है जैसा मैंने आपके सामने बनाया है। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कोई प्लांट या फिर कोई माइक्रोब या फिर कोई एनिमल में से कोई एक है। अगर ऐसा है तो उस केस में समझ जाइए कि ये या तो प्लांट या माइक्रोब या एनिमल है और इसने अपनी बॉडी से बाई प्रोडक्ट सिक्रीट किया है। जो इसकी बॉडी का बाई प्रोडक्ट है वो ये सिक्रीट कर रहा है, और उस केमिकल की रेंज में कोई जो भी दूसरा आ रहा है, दूसरा प्लांट भी हो सकता है बेटा, दूसरा कोई एनिमल भी हो सकता है, दूसरा कोई माइक्रोब भी हो सकता है। अरे जो भी रेंज में आ रहा है वो यहां मारा जाएगा, क्योंकि ये केमिकल इनके लिए टॉक्सिक है। लेकिन मैं आपको फिर याद दिला दूं, इसने ये केमिकल इस कारण से सिक्रीट नहीं किए हैं कि वो इनको नुकसान पहुंचाएगा। वो तो अपनी बॉडी के बाई प्रोडक्ट को बाहर कर रहा है। वो केमिकल इनके लिए टॉक्सिक है, इसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन जब ये रेंज में आते हैं तो मारे जाते हैं। यहां एक बात सब बच्चे ध्यान से सुन लेंगे, नुकसान प्लांट, एनिमल, माइक्रोब तीनों में से किसी को भी हो सकता है। लेकिन नुकसान किसको हुआ है, इस बेसिस पर एमेंसेलिज्म को हम दो तरह से डिवाइड कर रहे हैं। नुकसान किसने किया ये मत देखना, नुकसान किसको हुआ, इस बेसिस पर हमने एमेंसेलिज्म को दो तरह से डिवाइड किया है। अगर नुकसान प्लांट को होता है तो उसे एलिलोपैथी कहा जाएगा, और अगर नुकसान एनिमल माइक्रोब को हुआ है तो उसे एंटीबायोसिस के नाम से पुकारा जाता है। एंटीबायोसिस के नाम से पुकारेंगे। तो याद रखो, नुकसान किसने किया ये मत देखो, नुकसान किसको हुआ ये देखकर हमने एमेंसेलिज्म को दो तरह से डिवाइड कर दिया, एलिलोपैथी और एंटीबायोसिस। यहां पर एलिलोपैथी, एंटीबायोसिस, मैं एग्जाम्पल बोलता हूं और आप बच्चे समझ जाएंगे कि हमने किस बेसिस पे इनको कहा है। जैसे आप जानते हैं कि फंजाई पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलिन सिक्रीट करती है, और उसके पेनिसिलिन सिक्रेशन से आगे की तरफ स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया मर जाता है। अगर माइक्रोब को नुकसान है तो ये एंटीबायोसिस होगा। यहां पार्थेनियम ग्रास ट्रांससिनेमिक एसिड सिक्रीट करती है, जिससे केशिया टोरा, विनका रीजिया नाम के प्लांट मर जाते हैं। अगर ऐसा है तो इसे आप यहाँ पर एलिलोपैथी के नाम से पुकारेंगे बेटा। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स एक एक मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे अगर हम पार्थेनियम ग्रास की बात करते हैं तो पार्थेनियम ग्रास, जिसको कि आप कैरेट ग्रास भी कहते हैं, जिसको कि कांग्रेस ग्रास के नाम से भी पुकारा जाता है। इसे कांग्रेस ग्रास क्यों कहते हैं, आप सीधा कह दीजिए कि ये कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे आई थी इसलिए कांग्रेस ग्रास है। जिस तरह से उस समय इंडिया में कांग्रेस फैली, ये भी फैली, इसलिए कांग्रेस ग्रास है। अरे एक और बात कह दो, ये ग्रुप में उगती है इसलिए कांग्रेस ग्रास है। यहां पर इसका हम देखें तो इससे यहां पर ट्रांससिनेमिक एसिड सिक्रीट हो रहा है,
और इस ट्रांसएमिक एसिड से यहां पर केशिया टोरा, ये प्लांट का नाम है बेटा, वेनकारिजिया, जो भी इसकी रेंज में आता है मारा जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में समझ जाओ रे बेटा, ये एक तरह की एलिलोपैथी है, क्योंकि यहां प्लांट को नुकसान हुआ। एंटीबायोसिस के अंदर पंजाई पेनिसिलियम नोटेटम का नाम लूंगा, पंजाई पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलिन सिक्रीट कर रही है और इसके पेनिसिलिन सिक्रेशन से स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो यहां इसे एंटीबायोसिस कहा जाएगा। बच्चों, अगर किसी दूसरे प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं तो एलिलोपैथी होती है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जो खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं, उसे ऑटोपैथी के नाम से पुकारा जाएगा। ऑटोपैथी के लिए डायरेक्ट एग्जाम्पल सिल्वर ऑक याद रख लीजिए, ये अपने ही कुछ सीड्स को किल कर देता है। दूसरे प्लांट को नुकसान पहुंचाना एलिलोपैथी। कुछ प्लांट जैसे सिल्वर ऑक अपने आप को नुकसान कर लेते हैं, उसे ऑटोपैथी कहते हैं। जैसे ये तो प्लांट के लिए है, एनिमल्स के अंदर आप बच्चे कैनाबलिज्म सुनते हैं ना, जिसके अंदर आप जानते हैं कि कैनाबलिज्म में एक स्पीसीज अपनी ही स्पीसीज को नुकसान करती है, खा जाती है। अगर ऐसा है तो उसको आप एनिमल्स में कैनाबलिज्म कहते हैं, लेकिन प्लांट्स के लिए उसको आप यहां पर ऑटोपैथी के नाम से पुकारेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट एमेंसेलिज्म। लेकिन अब आगे की तरफ चलते हैं और आखिरी नेगेटिव इंटरेक्शन की बातें भी हम करते हैं, वो है कंपटीशन। चलिए बेटा, ध्यान से समझेंगे इस बारे में। यहां कंपटीशन नेगेटिव टाइप का रिलेशन है, जिसके अंदर दोनों का नुकसान होता है। नुकसान दोनों का है, चाहे कम चाहे ज्यादा, नुकसान दोनों का होगा, जो मैं इंट्रोडक्शन में आपको समझा चुका हूं। एक बात ध्यान दो, म्यूचुअलिज्म से लेकर अब तक हमने जितने भी स्पीसीज इंटरेक्शन पढ़े हैं सब इंटर स्पेसिफिक पढ़े हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए विशेष रूप से मैं आपसे कहूंगा कि कंपटीशन इंट्रा और इंटर स्पेसिफिक दोनों तरह का होता है। ये इंट्रा स्पेसिफिक भी होता है, ये इंटर स्पेसिफिक भी होता है, दोनों ही तरह का होगा। लेकिन क्योंकि म्यूचुअलिज्म से लेकर अब तक हम इंटर स्पेसिफिक पढ़ते आए हैं, तो कंपटीशन को समझाते समय मेरा ज्यादा फोकस इंटर स्पेसिफिक पे ही रहेगा। लेकिन मैं आप बच्चों को एक चीज और समझा देता हूं कि इंट्रा और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज्यादा सीवियर है, क्योंकि आप सब बच्चे जानते हैं कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में स्पीसीज सेम है, नीके सेम है, तो दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है, और जब रिक्वायरमेंट सेम होती है तो कंपटीशन आता ही है। तो यहां पर सबसे ज्यादा सीवियर तो यही है। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हम म्यूचुअलिज्म से लेकर अब तक इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस पढ़ते आए हैं, तो कंपटीशन को पढ़ते टाइम भी हमारा ध्यान इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन पर ही रहेगा। चलिए आओ इस बात को हम देखते हैं। और अब मैं आपसे सीधा कहूंगा कि जनरली कंपटीशन वहां होता है, कंपटीशन वहां होता है जहां पर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती है, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती है, वहां कंपटीशन होगा। होना भी चाहिए, क्योंकि जितना क्लोज होगी उतनी रिक्वायरमेंट सेम होगी, और जितनी रिक्वायरमेंट सेम है उतना वहां कंपटीशन आएगा ही सही। कंपटीशन वहां होता है
जहां रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। यह भी बात सच है, क्योंकि जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो कंपटीशन का मौका होगा ही सही। दोनों बातें सच है, दोनों बातें सही है, लेकिन हमेशा के लिए सच नहीं है। क्योंकि बेटा कंपटीशन तो वहां भी होता है जहां दो डिस्टिंक्ट स्पीसीज होती है, बस रिक्वायरमेंट सेम होनी चाहिए। कंपटीशन वहां भी होता है जहां पर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं। चलिए तो हम इस बात को एग्जाम्पल से अपोज करते हैं ताकि अच्छा रहेगा। लेकिन मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, मैंने कहा कंपटीशन वहां भी होता है जहां दो डिस्टिंक्ट है, भी कहा है, ही नहीं। इसका मतलब कंपटीशन तब भी होता है जब दो क्लोजली है, तब भी होता है जब दो डिस्टिंक्ट है। दोनों में ज्यादातर पूछा जाए तो दो क्लोजली के अंदर ज्यादा होता है। कंपटीशन तब भी होता है जब रिसोर्स अनलिमिटेड है, तब भी होता है जब लिमिटेड है। लेकिन ज्यादातर पूछा जाए, मैक्सिमम पूछा जाए तो लिमिटेड रिसोर्सेज में ही होगा। तो बेटा हम यहां तब भी होता है जब अनलिमिटेड है, तब भी होता है जब स्पीसीज डिस्टिंक्ट है। आओ अपोज करें, और इसके लिए हम चलते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की कुछ शैलो वाटर लेक को हमने देखा, और इन जो शैलो वाटर लेक यहां पर थी बेटा, कम पानी की झील है, पानी कम है, शैलो वाटर का मीनिंग यही है। हमने देखा ये रही झील, ये देखिए आप, ये यहां पर है। इसके अंदर यहां जू प्लैंक्टन्स रहते हैं। ये देखो आप, ये मैंने जू जू करके लिखा, ये जू प्लैंक्टन के लिए ही लिखा है। इनको खाने के लिए, इन जू प्लैंक्टन्स को खाने के लिए इस एरिया की मछलियां तो है ही, यहां की मछलियां तो है ही सही, यहां पर वो तो खाती ही है। ये रही, ये तो खाती ही है। अरे इन्हें खाने के लिए यहां पर फ्लैमिंगो बर्ड भी आती है। ये देखिए फ्लैमिंगो बर्ड, मैं डायग्राम बना रहा हूं, लेकिन डायग्राम पे ना जाएं, उसके पीछे छुपी हुई भावनाओं को समझे बेटा। डायग्राम अच्छा हो जरूरी नहीं है, लेकिन गलती से अच्छा बन ही गया। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये फ्लैमिंगो बर्ड भी इन जू प्लैंक्टन पर फीड कर रही है, ये मछलियां भी इनके ऊपर फीड कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लैमिंगो बर्ड और इन फिशेस की फूड रिक्वायरमेंट सेम है। तो बताओ, जल्दी से बताओ, क्या इस बर्ड और इन फिशेस के बीच में कंपटीशन आएगा जू प्लैंक्टन को लेकर? बिल्कुल आएगा, दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है। लेकिन बताइए, क्या फिश और बर्ड क्लोजली रिलेटेड है? नहीं। अरे फिश और बर्ड टैक्सोनॉमी के हिसाब से डिस्टिंक्ट स्पीसीज है बेटा। अगर ऐसा है तो उसके इसमें समझ जाइए, हर बार कंपटीशन दो क्लोजली के बीच ही हो जरूरी नहीं है। अरे कंपटीशन तो तब भी होता है जब दो डिस्टिंक्ट स्पीसीज होती है, बस रिक्वायरमेंट सेम होनी चाहिए। इन दोनों की फूड रिक्वायरमेंट सेम है तो इनके बीच में कंपटीशन है। चलो इसी से एक बात और समझते हैं, थोड़ा मेरे साथ साथ सोचिएगा, जो शब्द मैं बोल रहा हूं उस पर विचार कीजिएगा, उसको उसी तरह से इमेज बनाना है बेटा। चलिए मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि इस फ्लेमिंगो बर्ड को थोड़ी देर के लिए यहां से हटा दो। जब आपने इसको यहां से हटाया तो क्या इसकी एब्सेंस में इन मछलियों की फीडिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है? बिल्कुल बढ़ जाती है। क्या इनके लिए फेवरेबल कंडीशन बढ़ जाती है? बिल्कुल बढ़ जाती है। अरे क्या इनका बायोटिक पोटेंशियल बढ़ जाता है? बिल्कुल बढ़ जाता है। इनका आर, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बढ़ रहा है। लाओ वापस लाओ फ्लेमिंगो बर्ड को, इसकी प्रेजेंस में इनका फीडिंग एफिशिएंसी कम, इसकी प्रेजेंस में इनका फेवरेबल कंडीशन कम, इसकी प्रेजेंस में इनका बायोटिक पोटेंशियल कम, इसकी प्रेजेंस में इनका आर कम। अरे कंपटीशन को समझाने का एक और तरीका मिल गया। आज आप कह सकते हैं कि कंपटीशन में एक स्पीसीज की प्रेजेंस में जब दूसरी स्पीसीज की टोटल फिटनेस में कमी आ जाती है,
उसका आर, उसका बायोटिक पोटेंशियल कम हो जाता है तो उसको भी कंपटीशन के नाम से ही पुकारा जाएगा। तो कंपटीशन को समझाने का ये भी एक नया तरीका हमें मिल चुका है, ऐसे भी आप कंपटीशन को समझा सकते हैं। और हाँ बेटा, ये सिर्फ बर्ड की प्रेजेंस में इनका नहीं हो रहा, इन मछलियों की प्रेजेंस में इस बर्ड का भी होगा। इसको भी फिटनेस में कमी झेलनी पड़ेगी, इसको भी आर में कमी झेलनी पड़ेगी, इसका भी बायोटिक पोटेंशियल कम होगा। सीधी बात है, ज्यादा दूर क्यों जाए। अगर हम अपने ऊपर ही इस बात को लेके सोचें तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना बच्चे कि आपको मैंने 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एग्जाम हॉल में दिए हैं और वही 200 क्वेश्चन मैं सॉल्व करने के लिए आपको घर पे दे देता हूं। फर्क पड़ता है। एग्जाम हॉल में ना चाहते हुए भी एक दो एक्स्ट्रा गलत हो जाते हैं। अरे वो एक्स्ट्रा गलत कंपटीशन के प्रेशर की वजह से हो रहे हैं। कंपटीशन का प्रेशर हमें वहां पर कुछ एक्स्ट्रा गलत करवा देता है, लेकिन जब हम घर पे होते हैं तो बिंदास होते हैं। हमें किसी तरह का कोई कंपटीशन का प्रेशर नहीं है, हम आराम से कर पाते हैं, तो हम अपनी पूरी एफिशिएंसी दिखा पाते हैं बेटा। तो फिटनेस में कमी लेके आता है कंपटीशन, ये बात ध्यान रखेंगे आप यहीं पर। तो आपने पहली बात को अपोज कर दिया, आपने समझा दिया कि कंपटीशन तब होता है जब दो क्लोजली है, लेकिन तब भी होता है जब दो डिस्टिंक्ट स्पीसीज होती है। चलिए अब दूसरी बात को भी अपोज कर लेते हैं और कहते हैं कि कंपटीशन तब हो रहा है जब रिसोर्स लिमिटेड है, लेकिन तब भी होता है जब अनलिमिटेड है। चलिए आओ इस बात को हम यहां पर अपोज करते हैं और इसके लिए आपको आज एक नया कंपटीशन समझाते हैं जिसको इंटरफेरेंस कंपटीशन के नाम से पुकारा जाता है। देखिए बच्चे, इंटरफेरेंस कंपटीशन, और मैं चाहता हूं कि आपको इस इंटरफेरेंस कंपटीशन को सिंपल एग्जांपल से समझाऊं। तो इसके लिए आप सब बच्चों को मैं लिए चलता हूं एक फॉरेस्ट में, लेकिन मैं पहले ही आप बच्चों को इंडिकेट कर देता हूं कि यहां पर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है बेटा, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। आओ एक फॉरेस्ट में चलते हैं। ये रहा एक बड़ा सा फॉरेस्ट, ये देखिए आप, और यहां पर आज हमने देखा कि इस फॉरेस्ट के बीच में एक छोटा ग्रासलैंड है। हम यहां पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम एक हाइपोथेटिकल सीन तैयार कर रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इंटरफेरेंस कंपटीशन रिसोर्स अनलिमिटेड होने पर हो रहा है। तो यहां एक फॉरेस्ट में एक छोटा ग्रासलैंड यहां है, जिसके अंदर हमने देखा कि आज 12-15 हिरण यहां पर बैठे हैं। अरे वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, वो यहां पर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन इस बात की खबर आज जंगल के 4-5 भेड़ियों को पड़ गई। जंगल के 4-5 भेड़ियों में एक भेड़िए ने दूसरे से कहा कि भाई खाना बहुत है, आज पार्टी है। तो दूसरे ने कहा कि देर किस बात की, चलो चलते हैं। तो चारों पांचों भेड़िए अपनी पूरी रफ्तार से उस तरफ भाग रहे हैं। अब बच्चे देख सकते हैं, रियल इमेज बननी चाहिए आप सबके मन में। यहां पर वो चारों पांचों भेड़िए इन हिरण की तरफ भागते हुए, लेकिन जब इस तरह की कोई बातें होती है, इस तरह की कोई हलचल होती है, तो चिड़िया चहकती है, अलार्म सिग्नल बजते हैं। अरे वहां से गुजर रहे राजा जी के कानों में खबर आ गई, ये लीजिए लाइन। और जब राजा जी के कानों में खबर आ गई तो उन्होंने सोचा कि आज मैंने होते हुए कौन शिकार करने आ गया भाई, यहाँ का सबसे बड़ा शिकारी तो मैं हूं, चलो चल के देखते हैं। तो ये भी बेटा अपनी पूरी रफ्तार से उस तरफ भाग रहा है, ये देख सकते हैं आप। उधर से भेड़िया आ रहे हैं तो इधर से लाइन आ रहा है। आप बच्चों से एक सपोर्ट चाहिए मुझे, कोई भी बालक हिरण को खबर ना करे। अरे वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए भाई, लेकिन उधर से भेड़िए और इधर से लाइन आ रहा है। किस्मत की बात है, दोनों एक साथ वहां पहुंचते हैं तो दोनों के एकदम ब्रेक लग जाते हैं। और आप समझ सकते हैं जब ब्रेक लगेंगे तो दोनों के पैर घिसते हुए जा रहे हैं। ओहो, धूल उड़ रही है यहां। अब जैसे ही धूल थोड़ी छटती है, वैसे ही लाइन और भेड़िया एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। दहाड़ मारता है कि ये आया है शिकार करने, ये मेरे सामने शिकार करेगा। तो ये सब एक दूसरे के कानों में यहां पर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं कि खिसक लो वरना निपटा देगा। अरे दबे पांव भाग रहे हैं, जिसको जहां जगह मिली वहां भाग रहा है। जब धूल उड़ रही थी तो ये भी भाग रहे थे, लेकिन बच्चों ध्यान से देखो रे बेटा,
खाना पीना इतना कि दोनों मिल बांट के खाए, किसी के कम ना पड़े। फिर भी कंपटीशन आ गया। कंपटीशन आया है ईगो का, कंपटीशन आया है सुपीरियरिटी का, कंपटीशन आया है मैं, बस मैं ही यहाँ का सबसे बड़ा शिकारी हूँ। और इसके चलते हुए यहाँ पर कॉम्पिटिटिव बड़े सुपीरियर ने इंफीरियर के काम में इंटरफेयर कर दिया। इस तरह के कंपटीशन को आप इंटरफेरेंस कंपटीशन कहेंगे। रिसोर्सेज कैसे हैं? अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, फिर भी कंपटीशन क्रिएट हो रहा है, और इस तरह के कंपटीशन को आप इंटरफेरेंस कंपटीशन के नाम से पुकार रहे हैं। यहाँ आप कह सकते हैं कि बड़ा सुपीरियर बीच में आया है, उसकी वजह से उसके ईगो का कंपटीशन है। यहाँ इसने इसका खाना भगा के नुकसान पहुंचाया है। इस तरह का कंपटीशन इनडायरेक्ट कंपटीशन के नाम से भी पुकारा जाता है बेटा। उसका खाना भगा के नुकसान पहुंचाया, यहाँ इसका नुकसान, लेकिन नुकसान तो इसका भी है क्योंकि इसके हाथ भी कुछ नहीं लगा। आप ये मत कहना कि सर लायन खाने थोड़ी आया था, वो तो देखने आया था। अरे देखने ही आया, वो भाग के तो आया है, खर्चा तो किया है ना उसने, और अगर खर्चा करके आया है तो नुकसान उसका भी है। नुकसान दोनों का होगा, चाहे कम चाहे ज्यादा, नुकसान दोनों का होगा। और अगर ऐसा है तो नेगेटिव यहाँ पर हो रहा है, और इसको आप यहाँ इंटरफेरेंस कंपटीशन के नाम से पुकार रहे हैं। चलिए एक बात और मैं आपको बोल दूं, कोई भी बच्चा यहाँ ऐसा मत सोचने लग जाना कि सर दोनों की लड़ाई में इसका फायदा हो गया। अरे बेटा, आपको तो हिरण को एक रिसोर्स मानना है, बस रिसोर्स की तरह ट्रीट कीजिए उसको। इस तरह की बातों में मत पड़ो कि इसके इसमें फायदा हो गया, हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ। अरे हमें इंटरफेरेंस समझ में आ रहा है ना भाई, हम तो उस पर ध्यान दें। हमें इसको बस रिसोर्स की तरह कंसिडर करते हुए आगे बढ़ना है। चलो एक सीन और बनाते हैं, लेकिन इस बार जो रिटेक हो रहा है उस रिटेक में एक बात आप सब बच्चे ध्यान दें, 12-15 की जगह मैंने 2 ही हिरण रखे हैं। थोड़ा ध्यान देना, 12-15 नहीं, सिर्फ 2 ही हिरण यहां पर है। और अब उधर से भेड़िए, इधर से लॉयन आ रहा है। वैसे ही सब कुछ हुआ, ब्रेक भी लगे, धूल भी उड़ी, सब कुछ हुआ। लेकिन बताओ रे बेटा, क्या यहां ये लॉयन इस भेड़िए को खा लेने देगा कि खा ले रे, खाना कम है? नहीं बेटा, इसका ईगो थोड़े ना खत्म हो जाएगा। अरे ईगो तो ईगो ही है। मेरा कहने का मतलब सब बच्चे समझ जाएंगे कि इंटरफेरेंस कंपटीशन के लिए रिसोर्सेज का अनलिमिटेड होना एसेंशियल कंडीशन नहीं है। ये तो तब भी होता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। लेकिन मैंने तो जानबूझ के अनलिमिटेड वाली कंडीशन को फॉलो किया था, क्योंकि मैं तो उस बात को अपोज करना चाह रहा था जिसमें मैंने कहा था कि कंपटीशन तब भी होता है जब अनलिमिटेड है। लेकिन इंटरफेरेंस के लिए मैं आप बच्चों को एक बार फिर कह देता हूं, ये तब हो रहा है जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है। दोनों टाइम पर ये होगा, सिर्फ अनलिमिटेड के टाइम पे ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सीन रिटेक करते हैं हम। और इस बार वाले रिटेक के अंदर आप बच्चे याद रखिएगा, इस बार हम यहां पर लाइन की जगह पर शिकारी कुत्तों, हंटिंग डॉग्स को बुलाना चाहते हैं बेटा। और इधर से भेड़िए और इधर से डॉग, हिरण 12-15 ही रहेंगे। तीसरे सीन पे ध्यान दीजिए, 12-15 हिरण है, इधर से भेड़िए, लेकिन इधर से हंटिंग डॉग आ रहे हैं। वैसे ही ब्रेक लगे, धूल उड़ी, सब हुआ। लेकिन जब ये एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो हंटिंग डॉग भेड़ियों को और भेड़िए डॉग्स को इशारा कर देंगे कि तुम उधर से घेरो, हम इधर से घेरते हैं। झगड़ा किस बात का? खाना बहुत है, ईगो तो है ही नहीं। अरे हम तो लगभग बराबर के हैं, फिर काय का झगड़ा? अगर ऐसा है तो फिर बंटवारा हो जाएगा, आपस में मिल बांट के खा लेंगे। वो तो तब आया था जब ईगो वाला कोई आया था, उसमें इंटरफेरेंस क्रिएट हुआ था। लेकिन यहां पर ईगो वाली कोई बात नहीं होगी। जब हंटिंग डॉग आएंगे तो वो मिल बांट के खा लेंगे, बंटवारा हो जाएगा। तो आप बच्चों को ये ध्यान रखना है कि वो फिर मिल बांट के खाएंगे। 3 सीन हो चुके हैं। पहला सीन रहा जिसके अंदर रिसोर्स अनलिमिटेड, बड़ा सुपीरियर, इंटरफेरेंस। दूसरा सीन रहा जिसमें रिसोर्सेज लिमिटेड लेकिन बड़ा सुपीरियर जो ईगो वाला है वो है,
तो भी इंटरफेरेंस होगा। तीसरा सीन रहा रिसोर्सेज अनलिमिटेड, लगभग बराबर के दोनों आए हैं तो बंटवारा कर लेंगे, वो मिल बांट के खा लेंगे। तो आपको इसी तरह से इसको देखना है। आओ अब एक और सीन पे आगे बढ़ते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड हो चुके हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है बेटा, और जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे तो उस केस में रिसोर्सेज के लिमिटेड होने पर अब कोई भी दो स्पीसीज लॉन्ग टाइम एक एरिया में एक साथ नहीं रह सकती। थोड़े भी सुपीरियर की प्रेजेंस में इंफीरियर को हटना या मरना पड़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर सुनेंगे मेरे शब्दों को। जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं तो कोई भी दो स्पीसीज लॉन्ग टाइम तक एक एरिया में एक साथ नहीं रह सकती। थोड़े भी सुपीरियर की प्रेजेंस में इंफीरियर को हटना या मरना पड़ेगा। अरे सुपीरियर की प्रेजेंस में इंफीरियर का इस तरह से हटना या मरना गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहलाता है। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाम से पुकारेंगे। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसमें एसेंशियल कंडीशन है, याद रखना, रिसोर्स लिमिटेड है बेटा, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। यहां पर यह बात ध्यान रखनी है आपको। और ऐसा होने पे कोई भी दो स्पीसीज, अरे गोस ने तो क्लोजली रिलेटेड की बातें की थी, लेकिन मैं कहूंगा कोई भी दो स्पीसीज लॉन्ग टाइम एक एरिया में एक साथ नहीं रह सकती, कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती इन प्रेजेंस ऑफ सुपीरियर स्पीसीज। सुपीरियर की प्रेजेंस में इंफीरियर या तो हट जा या मर जा। सुपीरियर की प्रेजेंस में इंफीरियर या तो हट जा या फिर मर जा। हमारे पास मर जा का एग्जाम्पल भी है, हमारे पास हट जा का एग्जाम्पल भी है। हम दोनों एग्जाम्पल को यहां पर समझेंगे। चलिए पहले मर जा पे चलते हैं। और अगर हम मर जा को समझते हैं तो यहां इसके लिए हम आप बच्चों को लिए चलते हैं गैलोपेगोस आइलैंड। गैलोपेगोस आइलैंड पर एक टोर्टोइस जिसका नाम एबिंगडन टोर्टोइस ये रहता था। ये एबिंगडन टोर्टोइस हर्बीओर नेचर का था, ग्रास खाता था। लेकिन आप तो जानते हैं ना, ये आइलैंड डार्विन के बाद बहुत फेमस हो गए थे। अब यहां पर लोग घूमने जा रहे थे, साइंटिस्ट स्टडी के लिए जा रहे थे, तो इस तरह की रिक्वायरमेंट बढ़ी तो होटल्स खुल गए। होटल्स में चाय कॉफी मीट की रिक्वायरमेंट बढ़ी तो होटल वालों ने बकरियां इंट्रोड्यूस कर दी। और जब वहां बकरियां पहुंची तो एक हायर ग्रेजर आ गया बेटा। और हायर ग्रेजर आने पर दोनों ने मिलके खाया। थोड़े ही टाइम में खाना कम पड़ गया। और जब खाना कम पड़ गया तो उस केस में यहां पर अब रिसोर्सेज के कमी हो जाने पर बकरी सुपीरियर है, टोर्टोइस इंफीरियर है। अरे अब टोर्टोइस बकरी को खाने नहीं देता। ओहो, मैं उल्टा बोल रहा हूं, बकरियां सुपीरियर, टोर्टोइस इंफीरियर। तो बकरियां
टोर्टोइस को खाने ही नहीं देती, मार मार के भगा रही है। क्या करे रे बेचारा टोर्टोइस। उसके पास 3 रास्ते हैं, या तो छोड़ दे या बदल ले, और कुछ नहीं कर पाए तो मर जाए। वैसे बदलने का रास्ता अभी नहीं है, क्योंकि बदलने में टाइम लगता है। निके बदलना, एवोल्यूशन करना इतनी आसान बात नहीं है, मैं आपको समझा चुका हूं। इसलिए यहां पर 2 रास्ते हैं, या तो छोड़े या मरे। छोड़ने के लिए किनारे आके देखा, कहीं और चलते हैं, लेकिन कहा ना वो ग्रास खाता है। अरे वो तो टेरेस्ट्रियल से अडेप्टेड है, बेचारा छोड़ ही नहीं पा रहा। अब तो उसे यहां पर तैरना आता नहीं, एक एक करके मरना शुरू हो गया बेटा। और देखते ही देखते उस आइलैंड के सारे टोर्टोइज 10 साल के अंदर अंदर एक्सटिंक्ट हो गए। टोर्टोइज एक्सटिंक्ट विद इन अ डिकेड। उस आइलैंड के सारे टोर्टोइज एक्सटिंक्ट हो गए 10 साल के अंदर अंदर। नुकसान दोनों का है, नुकसान टोर्टोइज का भी है, नुकसान बकरी का भी है। आपके मन में आएगा कि सर बकरी का क्या नुकसान? नुकसान तो टोर्टोइज का होना चाहिए, क्योंकि बेचारा मर ही गया। अरे बच्चों ध्यान दो, यहां नुकसान दोनों का होगा। जो बच्चा ऐसा सोच रहा है कि बकरी का क्या नुकसान, वो तो रिजल्ट पे जाके सोच रहा है। कहा था ना मैंने आपसे, कंपटीशन को रिजल्ट पे जाके नहीं सोचना, कंपटीशन को तब सोचना है जब कंपटीशन हो रहा है। और कंपटीशन होगा इलाके में जब तक एक भी टोर्टोइज रहेगा, अरे वो कुछ तो घास खाएगा, और कुछ घास खाएगा तो यहाँ बकरी के रिसोर्स में कमी लेके आएगा। और बकरी के रिसोर्स में कमी अगर आ रही है तो नुकसान उसका भी हो रहा है, नुकसान दोनों का है। अब ज्यादा दिमाग मत लगाना कि आगे चलकर बकरियां भी तो मरेगी। बकरी मरे जिए उसकी वो जाने। अरे हमने तो गॉस को प्रूव कर दिया ना, हमने तो ये समझा दिया ना कि सुपीरियर की प्रेजेंस में इंफीरियर वहां से हट रहा है। बकरियां आगे क्या करती है वो उसकी वो जाने बेटा। हाँ बात सही है आपकी, आगे चलकर अगर खाना और कम पड़ा तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी आएगा, और उसके चलते हुए बकरियों को मरना पड़ सकता है, लेकिन वो बात की बात है। फिलहाल तो मैंने आपसे कह दिया कि अभी हमने ये प्रूव कर दिया कि सुपीरियर की प्रेजेंस में इंफीरियर मर रहा है। इकोलॉजी में ये बात ध्यान ही रखनी है बच्चों, आपको उतना ही हमें आंसर करना है जितना हमसे पूछा जा रहा है, बहुत दूर की नहीं सोचनी है। क्योंकि एक बार की बात है, एग्जाम में क्वेश्चन आया रॉन्ग और राइट स्टेटमेंट से रिलेटेड, जिसमें पूछा गया कि रॉन्ग या राइट स्टेटमेंट बताओ, और स्टेटमेंट लिखा था कि एक फॉरेस्ट से 80% टाइगर हटा देने से डियर पॉपुलेशन बढ़ जाती है। हमने कहा सही है, लेकिन कुछ बच्चों ने ज्यादा दिमाग लगाया कि 80% टाइगर हटे, डियर पॉपुलेशन बढ़ी, ज्यादा घास खा गए, घास कम पड़ गई, डियर मर गए। अरे आपसे क्या स्टेटमेंट में लिख के दिया है कि 100 साल बाद क्या हुआ? तो आपको इतना दूर का नहीं सोचना है, आपको तो वही सोचना है जो इंस्टेंट हो रहा है। यहां भी उस बात को ध्यान रखो। हाँ ये बात जरूर है, मैं आपकी इस बात से एग्री करूंगा कि अगर टाइम मिल जाता और टोर्टोइज बदल लेता तो एक नया नीके इलाके में इंट्रोड्यूस हो जाता और वो बच भी जाता, क्योंकि घास के अलावा अगर वो कुछ और खाना शुरू कर देता तो फिर उसको बचने के चांसेस बढ़ जाते, लेकिन नहीं बच पाया, क्योंकि आप जानते हैं बेटा कि वहां पर बहुत कम समय में ही वो एक्सटिंक्ट हो गया, क्योंकि बदलने में तो टाइम लगता है। तो इस बात को अगर हम ऐसे समझें कि बाय द वे अगर उसे टाइम मिल जाता तो किसी भी इलाके में जब नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ जाती है तो वहां पर कंपटीशन बढ़ जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। बच्चों मेरे शब्दों पे ध्यान देते रहना बेटा। और कंपटीशन अगर लगातार चलता रहता है तो नीके में चेंज आने के चांसेस बढ़ते हैं, और नीके में चेंज का आना नीके स्पेशलाइजेशन कहलाता है। और नीके स्पेशलाइजेशन होगा तो उस एरिया में नंबर ऑफ नीके बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ नीके बढ़ जाने से नीके डेंसिटी का बढ़ना कहते हैं, नीके डेंसिटी बढ़ जाती है, ये ध्यान रखो। लेकिन ये तब होता जब उसे एक प्रॉपर टाइम मिल जाता, एक प्रॉपर टाइम मिल जाता, तब वो इस तरह से यहां पर
अपने निके को बदल पाता और निके स्पेशलाइजेशन कर पाता। फिलहाल वो नहीं बदल पाया क्योंकि वो कम ही समय में वहां से एक्सटिंक्ट हो गया। अरे समझ जाओ रे बेटा, आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि मैं कंपटीशन को जब इकोलॉजी में पढ़ाता हूं तो इंस्टेंट देखता हूं कि क्या हो रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव लिखता हूं। अगर एवोल्यूशन के हिसाब से सोचूं तो कंपटीशन अच्छा है, क्योंकि कंपटीशन से नए कैरेक्टर आते हैं। इकोलॉजी में तो जो इंस्टेंट हो रहा था उस हिसाब से मैंने पढ़ाया तो नेगेटिव नेगेटिव मुझे दिखा, लेकिन और ऑल एवोल्यूशन के हिसाब से सोचा जाए तो कंपटीशन एक बहुत अच्छी चीज है, इससे नए कैरेक्टर आ जाते हैं बेटा। तो यहां पर कहना पड़ेगा कि हम कंपटीशन को ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में पोटेंट फोर्स मानते हैं। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन मतलब लिविंग का एवोल्यूशन, पोटेंट फोर्स का मीनिंग है जीन में चेंज का फोर्स। तो ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में पोटेंट फोर्स है, इससे नए कैरेक्टर आते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में बेटा समझ जाओ कंपटीशन फ्यूचर में अच्छा है, कंपटीशन से नए कैरेक्टर आते हैं, कंपटीशन नए कैरेक्टर लेके आएगा। लेकिन अब एक बात और मन में आई कि कंपटीशन तो इंट्रा भी है, कंपटीशन इंटर भी है, लेकिन बताइए बच्चों सुपीरियर किसके अंदर होगा? इंटर के अंदर होगा। तो ज्यादा फोर्स कहां डेवलप होगा? इंटर के अंदर होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा कंपटीशन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का पोटेंट फोर्स है, तो आपकी प्रायोरिटी इंटर स्पेसिफिक पे जाएगी, क्योंकि वहां सुपीरियर बीच में आएगा और सुपीरियर के साथ इंफीरियर को रहना है तो उसे नए कैरेक्टर लेके आने पड़ेंगे। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ज्यादा फोर्स डेवलप करता है एज कंपेयर टू इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। राइट बच्चों, तो यहां पर हमें ये बात भी समझ में आ गई। आ जाओ रिमूव होने वाला भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। और रिमूव होने वाले एग्जाम्पल के लिए आप कॉर्नेल का एक्सपेरिमेंट भी फॉलो कर सकते हो। कॉर्नेल एक्सपेरिमेंट हम दो तरह से पढ़ेंगे। फिलहाल मैं इसको इसमें गॉस के साथ में समझा रहा हूं, इसको मैं कॉम्पिटिटिव रिलीज के लिए भी बताऊंगा, मैं अभी से क्लियर कर दूं। कॉर्नेल एक्सपेरिमेंट में कॉर्नेल ने स्कॉटलैंड में एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने यहां पर बार्नेकल की स्पीसीज को देखा बेटा। दो स्पीसीज है, एक का नाम है बैलेनस और एक का नाम है कैथेमेलस। बैलेनस और कैथेमेलस। बैलेनस सुपीरियर है क्योंकि साइज में बड़ा होता है, और कैथेमेलस इंफीरियर है क्योंकि साइज में छोटा है। यहां पर हम इंटरटाइडल एरिया को देख रहे हैं। इंटरटाइडल जोन के अंदर यहां हम कह सकते हैं कि ये रहा इंटरटाइडल जोन। ऐसे ही मैंने समझाया था। यहां चट्टान है, कैथेमेलस भी रह रहा है, बैलेनस भी रह रहा है। लहरें आती है, फूड पार्टिकल बहा के लाती है, दोनों खाते हैं, मस्त रहते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटल हमने अगर इसके ऊपर फूड सप्लाई को बंद कर दिया तो थोड़े ही टाइम में फूड कम पड़ जाएगा। बैलेनस सुपीरियर है, कैथेमेलस इंफीरियर है। बैलेनस कैथेमेलस को खाने नहीं देता। अगर ऐसा है तो उस केस में कैथेमेलस को क्या करे बेचारा? या तो छोड़े या बदले या फिर मर जाए। अरे बदल सकता नहीं क्योंकि बदलने में टाइम लगता है। तो यहां पर रिसोर्स के लिमिटेड होने पर कैथेमेलस किसक के पास वाली चट्टान पे जा रहा है। अरे वो यहां से रिमूव हो रहा है। समझ जाइए, कैथेमेलस यहां पर जब रिसोर्स लिमिटेड हो जाते हैं तो रिमूव हो जाता है। ऐसा करने से हमें ये प्रूव हो रहा है कि जिसके पास छोड़ने का रास्ता है वो छोड़ रहा है, और जिसके पास छोड़ने का रास्ता नहीं था वो मर रहा है। दोनों बातें गोस की हमने प्रूव कर दी कि जिसके पास छोड़ने का रास्ता है वो छोड़ देगा, जिसके पास छोड़ने का रास्ता नहीं है वो मर जाएगा। अब तीनों चीजें बोर्ड पे आपके सामने हैं कि जब कम पड़ जाता है तो या तो छोड़ दे या फिर बदल ले, नहीं तो मर जाओ। दोनों में बदलने का रास्ता नहीं था क्योंकि बदलने में टाइम लगता है, लेकिन बाकी की चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा। चलिए, यहीं पर मैंने आपसे कहा कि गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तब हो रहा है जब रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। शब्दों पे अब दोबारा ध्यान दीजिए।
रिसोर्सेज लिमिटेड है, कोई भी दो स्पीसीज लॉन्ग टाइम तक एक एरिया में एक साथ नहीं रह सकती, हमेशा नहीं। हमारी नेचर में ऐसे प्रूफ भी मिले हैं जहां पर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, फिर भी कुछ स्पीसीज ऐसी है जो एक साथ रहना चाहती हैं, एक दूसरे को भगाने के बजाय कोएग्जिस्टेंस पे फोकस हो रहा है। अरे कुछ स्पीसीज का ऐसा मानना है कि लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, दोनों का नुकसान होगा, क्यों ना साथ मिल के रहें, जो भी हमें मिला है उसे मिल बांट के खाया जाए। इसी के लिए स्पीसीज एक दूसरे के साथ रह रही है, मिल बांट के खा रही है, और यहां पर वो एक दूसरे को भगाने के बजाय साथ रहने पे फोकस कर रही है। जितना भी थोड़ा मिला है उसका बंटवारा हो रहा है। इस तरह से बंटवारा हो जाना, रिसोर्स को मिल बांट के खा लेना, रिसोर्स पार्शनिंग कहलाता है। रिसोर्स पार्शनिंग के नाम से पुकारेंगे। बच्चों यहां ध्यान दो, आज ही मैंने शुरुआत में कहा था कि हंटिंग डॉग और भेड़ियों ने बंटवारा कर लिया था, वो चीज अलग थी, वहां तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड थे, वहां बंटवारा होना कोई बड़ी बात नहीं। अरे बड़ी बात तो तब होती है जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और फिर बंटवारा हो जाता है। तो याद रखो बच्चों, मैं ये वाली रिसोर्स पार्शनिंग आपको रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए पढ़ा रहा हूं, अनलिमिटेड के लिए नहीं। जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तब बंटवारा हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, अनलिमिटेड रिसोर्स की बात नहीं हो रही है। यहां स्पीसीज एक दूसरे के साथ रहने पर ध्यान दे रही है, एक दूसरे को भगाने के बजाय साथ रह रही है। अरे वो यहां अपने निके को ओवरलैप कर रही है। लेकिन आप बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर रिसोर्स लिमिटेड है, फिर कैसे पॉसिबल है? हुआ पॉसिबल क्योंकि नेचर ने इनको नया अडेप्टेशन दिया, और नया अडेप्टेशन ये आया है कि यहां पर आप देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अडेप्टेशन के बिना तो पॉसिबल ही नहीं था। जैसे मैकआर्थर नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वार्बलर बर्ड की 5 स्पीसीज, बर्ड का नाम वार्बलर है, वार्बलर बर्ड की 5 स्पीसीज एक दूसरे के साथ रह रही है, एक दूसरे को भगाने के बजाय साथ रहने पे फोकस कर रही है, और ये पांचों स्पीसीज एक ही ट्री पर रह रही है। मैंने एक ट्री कहकर आपको ये बता दिया, ट्री एक ही है मतलब रिसोर्स लिमिटेड है बेटा। यहां पर ये पांचों एक ही एरिया में रह रही है, एक ही ट्री पर रह रही है, एक ही ट्री पर रह रही है। आप देख सकते हैं 5 स्पीसीज, 1 2 3 4 5, 5 स्पीसीज एक ही ट्री पर एक साथ रह रही है, और ऐसा होने से यहां ये साथ रह पा रही है क्योंकि इन्होंने नया एवोल्यूशन किया, अपने फीडिंग टाइम को बदल लिया है, अपने फॉरेजिंग पैटर्न को बदल लिया है। बच्चों आपके बात से मैं एग्री था कि हाँ, रिसोर्सेज लिमिटेड होने पर साथ रहना मुश्किल है। मैं आपको इसी बात को लेकर ये बता रहा हूं कि वाकई बात सही थी, लेकिन ऐसा होने पर ही साथ रह पा रहे हैं, बिना एवोल्यूशन के नहीं रह सकते थे। इन्होंने फीडिंग टाइम बदला, फॉरेजिंग पैटर्न बदला, तभी साथ रह पा रहे हैं। फीडिंग टाइम, कोई सुबह खाओ, कोई शाम को खाओ, कोई दिन को खाओ, कोई रात को खाओ, एक दूसरे के सामने आना जाना ही नहीं है, क्योंकि सामने आते हैं तो लड़ने का मन करता ही है, सामने नहीं आना। अलग अलग टाइम पे खाएंगे तो कंपटीशन कम होगा। कम, खत्म मत कहना, कंपटीशन कभी खत्म होता नहीं है। अगर जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं नीट एग्जाम की ही बात करूं, जितने बच्चे नीट एग्जाम दे रहे हैं, अगर मैं उतनी ही सीट्स अवेलेबल करवा दूं फिर भी कंपटीशन रहेगा, मुझे तो वही कॉलेज चाहिए। कंपटीशन कम होता है बेटा,
खत्म नहीं होता, याद रख लें। तो इन्होंने ऐसा करके कंपटीशन को कम किया है। फोरेजिंग पैटर्न को बदला, खाने के तरीके जैसा मैंने बना दिया, कुछ बर्ड इन्हीं पार्ट पे फीड कर रही है, अरे कुछ बर्ड इन्हीं पार्ट पे फीड कर रही है, कुछ इन्हीं पे कर रही है, कुछ इन्हीं पे, कुछ इन्हीं पे, अलग अलग पार्ट पे फीड करेगी तो वहां पर कंपटीशन में कमी आएगी, साथ रहना आसान हो जाएगा। तो रिसोर्सेज लिमिटेड, क्या गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हमेशा? ना, नेचर में पार्शनिंग भी होती है, ये याद रखना। ऑलवेज एक्सक्लूजन होगा ऐसा नहीं है, हाँ मैक्सिमम एक्सक्लूजन होता है, लेकिन हमेशा नहीं बेटा, पार्शनिंग भी होती है। एग्री आप? और अब एक आखिरी टर्म हमारे लिए यहां बचती है और वो है कॉम्पिटिटिव रिलीज, उस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। कॉम्पिटिटिव रिलीज, कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या है? आओ बेटा इसको भी एक थोड़ा सा फॉरेस्ट में चल के एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। ये रहा एक बड़ा सा फॉरेस्ट, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां बीच में एक भेड़िया रहता है बेचारा, हाँ बेचारा ही कहो, क्योंकि आज सुबह सुबह उठा, सोचा चलो कुछ खा लेते हैं, जा रहा था, अरे अचानक वापस आ गया, डर लगता है कहीं लाइन ना मिल जाए, इधर जा रहा था फिर वापस आ गया, इधर जा रहा था फिर वापस आ गया, इधर जा रहा था फिर वापस आ गया, डर लगता है। ये मत कहना कि इसी गोले में घूमेगा क्या, नहीं, जब ये इधर भी आ जाए, जब ये उधर जाए, लेकिन खुले मन से तो नहीं घूम सकता, क्योंकि डर लगता है, कॉम्पिटिटिव बड़ा सुपीरियर रह रहा है। अब यहां पर आप बच्चे कहेंगे कि सर तो इसको यहां से हटा के देखें, हटा लेते हैं, चलो आप कह रहे हैं तो हमने इसको यहां से हटाया, एक्सपेरिमेंटल हटाना है, मारना नहीं है। जब इसको हटा दिया तो अगले दिन भेड़िया उठता है, अरे रुकने का काम ही नहीं है, अब तो लहरा के चल रहा है। सीधी बात है, कॉम्पिटिटिव बड़े सुपीरियर की प्रेजेंस में इंफीरियर का घूमना फिरना रेस्ट्रिक्टेड होता है, बड़े सुपीरियर को हटा देने से इंफीरियर का घूमना फिरना अपने आप बढ़ जाता है। कंपटीशन हटा, रिलीज बढ़ी, वही तो कॉम्पिटिटिव रिलीज है। लेकिन आप बच्चों के मन में आ सकता है कि सर भेड़िए को कैसे पता लगा कि लॉयन नहीं है? अरे लॉयन की प्रेजेंस का एहसास होता है उसको, और ये एहसास कैसे होता है? जब आज भेड़िया जा रहा है, उसने देखा कि आगे की तरफ अचानक हिरण भाग रहे हैं, रैबिट दौड़ रहे हैं, अरे पता लग गया वो उधर ही है, वापस आ जाओ। लेकिन जब आज भेड़िया निकला तो ना उसको रैबिट में हलचल दिखी, ना भेड़िए भागते दिखे, ना हिरण भागते दिखे। अगर ऐसा है तो उस केस में यहां पर आप समझ जाइए वो उधर नहीं है, आराम से घूम सकता है। तो इस तरह से उसको इन चीजों का एहसास हो रहा है। तो सीधी बात मैं रिपीट कर देता हूं इसको कि कॉम्पिटिटिव बड़े सुपीरियर की प्रेजेंस में इंफीरियर का घूमना फिरना रेस्ट्रिक्टेड है, कॉम्पिटिटिव बड़े सुपीरियर को हटा देने से इंफीरियर का घूमना फिरना बढ़ जाता है। अगर इस तरह से वो ड्रामेटिकली बढ़ रहा है तो उसी को कंपटीशन हटा, रिलीज बढ़ी, वही कॉम्पिटिटिव रिलीज के नाम से पुकारा जाएगा। ठीक बात? यहां पर आओ एक बात और आखिर में कर ही लेते हैं ताकि ये बात भी आप बच्चों को क्लियर रहे। बच्चों जब भी आप किसी फूड चेन को देखते हो, जैसे प्रोड्यूसर को देखा, हर्बिवोर को देखा, उसके बाद कार्निवोर को देखा, तो बेटा याद रखना प्रोड्यूसर का नंबर सबसे ज्यादा है यहां पर, उसके बाद में हर्बिवोर का और सबसे कम कार्निवोर का नंबर होता है। जिसका नंबर सबसे ज्यादा, वहां पर रिसोर्स को लेकर होने वाला झगड़ा भी सबसे ज्यादा है। याद रखना प्रोड्यूसर हर्बिवोर कार्निवोर में सबसे ज्यादा कंपटीशन प्रोड्यूसर झेल रहे हैं। ये मुझे समझाना पड़ रहा है क्योंकि बच्चों को फॉरेस्ट में टाइगर दौड़ता, लॉयन भागता, लड़ता दिखता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा कंपटीशन ही यही झेल रहे हैं। अरे बेचारे प्लांट की भी तो सोचो रे, बेचारा प्लांट हर बात का झगड़ा झेल रहा है, लाइट का, स्पेस का, मिनरल का, वाटर का, और नंबर भी तो सबसे ज्यादा है उसके।
याद रखिए, कंपटीशन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा बेचारे प्रोड्यूसर्स झेलते हैं, और जैसे जैसे फूड चेन में आगे बढ़ते जाएंगे इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, क्योंकि नंबर कम होता जा रहा है। ठीक, तो आज मैंने कंपटीशन और एमेंसलिज्म आपको पढ़ाया, और कंपटीशन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और कंपटीशन को आप यहां से पढ़कर बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोटा पल्स बाय अनअकैडमी पर आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, तो इसी तरह से आगे भी मैं इकोलॉजी को फर्दर डिस्कस आपसे करता रहूंगा। और यहां पर नेक्स्ट लेक्चर में इकोसिस्टम से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं, जो हम आगे चलकर देखेंगे बेटा। आज स्पीसीज इंटरेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू, बाय बाय।